नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटों में जो हुआ है उसने सबका ध्यान खींचा है। आखिरकार होने क्या जा रहा है? 48 घंटों में 35 एनकाउंटर, ताबड़तोड़ एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहे हैं? ये कहानी क्या है? और अचानक से ये अर्जेंसी क्या आ गई कि पूरे प्रदेश में एकदम कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक्शन शुरू हो गए हैं? ये किस समय में हो रहा है? ये समय बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, ये हम सब जानते हैं। ये वो समय है जब सत्ता करवट बदल रही है। बंगाल में बदल रही है, आसाम में फिर से सत्ता लौट रही है। ये सब वहाँ बता रहा हूँ जहाँ बीजेपी का सिलसिला चल रहा है। बिहार में सत्ता करवट बदल चुकी है और उत्तर प्रदेश में सत्ता करवट बदलेगी, इसका ज़बरदस्त शोर है। और इस सब के बीच में अगर ताबड़तोड़ एनकाउंटर शुरू हो जाएं तो पॉलिटिकली जो सचेत दिमाग है वो ज़रूर ये सोचेगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसका कनेक्शन क्या है, इसके पीछे के चांसेस क्या हैं। ये तमाम बात जहन में आएगी और इसलिए भी आएगी क्योंकि अब देखिए पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो चुकी है। यानी कि समाज का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो कि राजनीति से अछूता हो, और एनकाउंटर तो एकदम भी अछूता नहीं है। योगी आदित्यनाथ के पिछले 9 सालों में अगर सबसे अधिक पॉलिटिक्स हुई है किसी बात को लेकर के तो एनकाउंटर को लेकर के ही हुई है। अब देखिए हो क्या रहा है, इस पर गौर कीजिएगा। यूपी में 48 घंटों में 35 एनकाउंटर, इस खबर पे गौर कीजिए। 48 घंटे 35 एनकाउंटर, 16 जिलों में ताबड़तोड़ एक्शन। 16 जिले, यानी कि आप यूं समझ लीजिए कि ये सब अनायास नहीं होता है। एनकाउंटर का आमतौर पर क्या होता है कि पुलिस लिखती है, जो पुलिस का वर्जन हर एनकाउंटर की डिटेलिंग में छपता है कि पुलिस ने कहीं पर नाकाबंदी की, किसी को रोकने की, अपराधी को रोकने की कोशिश की, अपराधी आरोपी जो भी कहिए। उसके बाद जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, बड़ी ही निर्भयता के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ पुलिस ने मुकाबला किया और जवाबी कार्रवाई में मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ एक आरोपी ढेर हो गया, गोली लगी उसको, और दूसरा अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। जो एक ढेर हुआ उसको पुलिस तत्काल हॉस्पिटल ले गई, जहां उसे ब्रॉड डेड यानी कि मृत घोषित कर दिया गया। आप डिटेल पढ़िए, एनकाउंटर की चार्जशीट पढ़िए, उसके बाद की लीगल प्रोसीडिंग्स पढ़िए, यही कुल मिलाकर के प्रेस नोट पढ़िए एसटीएफ के, पुलिस के, बहुत ही जानी पहचानी कहानी आपको दिखाई पड़ेगी। मगर सवाल ये कि ऐसा क्या हो गया, व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, कि 48 घंटों में 35 एनकाउंटर, 16 जिलों में ताबड़तोड़ एक्शन, डीजीपी राजीव कृष्ण ने दे दिया अल्टीमेटम। क्यों? अभी क्या हुआ है ऐसा? ये सारे सवाल बहुत ही माकूल सवाल हैं आज की तारीख में। अभी देखिए छपा हुआ है कि यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ते हुए 2 दिनों में 35 मुठभेड़ की है। इन कार्रवाइयों में 3 इनामी बदमाश मारे गए हैं, 36 घायल हुए हैं और 60 से अधिक संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ सबसे अधिक श्रेय लेते हैं कि बड़ा लॉ एंड ऑर्डर हमारा मजबूत है। सवाल ये कि लॉ एंड ऑर्डर इतना अगर मजबूत है तो ये अचानक से एक्शन क्यों शुरू हो गया? यानी कि लॉ एंड ऑर्डर में एक तो बहुत सारे सुराख है, नंबर 1 चीज। नंबर 2, ये जो टाइम चूज किया गया है ये क्यों? ये एक और बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, क्या पता आपको इन्हीं में सारे सवालों का जवाब मिल जाए। अभी देखिए ये बड़ा दिलचस्प है, क्या लिखा हुआ है कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया गया है, जीरो टॉलरेंस है। अब ये लाइन पे, इस लाइन पे गौर कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा आपको ये और बड़ा करके दिखा दूं। ये अखबार क्या लिख रहा है? अखबार लिख रहा है कि अपराधियों के खिलाफ ये सघन अभियान ऐसे समय में चलाया गया जब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार यूपी में अपराध दर प्रति 1 लाख आबादी पर 180.2 दर्ज की गई, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है। यानी कि अपराध दर यूपी में कम निकली है। सवाल ये, अगर अपराध दर कम निकली है तो ये अचानक से इतने एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं?
अगर रिपोर्ट ये होती कि अपराध दर राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है, फिर इन इनकाउंटर का लॉजिक समझ में आता। जब अखबार ये लिख रहा है कि राष्ट्रीय अपराध दर 1 लाख प्रति 1 लाख आबादी पर जो औसत है उससे बहुत कम है, 252 है राष्ट्रीय औसत, और अपराध दर 180 के आसपास है। इतनी जब कम है तो ये ताबड़तोड़ 2 दिन में इतने इनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? मैसेज क्या है? मुद्दा क्या है? एनकाउंटर का सत्ता से रिश्ता क्या है? ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आरोप तो लग ही रहा है ना कि एनकाउंटर जो किए जा रहे हैं सरकार के नैरेटिव के लिए किए जा रहे हैं। ये आरोप लग रहा है। आरोप लग रहा है कि कुर्सी बचाने के लिए भी चल रहा है। धकाधक एनकाउंटर हो रहे हैं। और ये एनकाउंटर की हालत बताइए यूपी में क्या है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं। नंबर 1, इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कह चुका है कि प्रमोशन के लिए एनकाउंटर किए जा रहे हैं, अधिकारियों को खुश करने के लिए एनकाउंटर किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक सवाल उठा चुका है एनकाउंटर जिस तरह से हो रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि ये जो हाफ इनकाउंटर किए जाते हैं पैर में गोली मार के, सहारनपुर में एक जज साहब जब गए वहाँ की जेल में तो उनको घेर लिया वहाँ पर बंद आरोपियों ने, और पूरा सिलसिला बयां किया गया कि कैसे उनको उठा उठा करके पैर में गोली मारी गई है, और कह दिया गया कि भागते में हाफ एनकाउंटर किया। हालांकि ये सवाल हमेशा से ज़हन में उठाता है कि भागते हुए अपराधी के ऐसा कौन सा यूपी पुलिस के पास अचूक ताकत है कि निशाना वो लगाती है और भागते हुए अपराधी के टांगों में ही गोलियां लगती हैं। और उसके बाद ये वीडियो कैसे आता है कि उसके दोनों हाथ 2 पुलिस वालों के ऊपर टंगे हुए हैं और वो एकदम घिर्राते हुए चल रहा है और उसका वीडियो बन रहा है। ये कैसे हो रहा है? इस कोऑर्डिनेशन के पीछे की वजह क्या है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए इसके बाद अगली कहानी क्या है, इस पर आते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अब ये इन बदमाशों की कुंडली है, कौन कौन बदमाश है, कहाँ हैं, कहाँ कहाँ उन पर एक्शन लिया गया, ये पूरी की पूरी कहानी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप देख लीजिए, ये भी एक हेडलाइन छपी हुई है। हेडलाइन छपी है कि यूपी में अपराधियों के लिए कहर बनी पुलिस, 48 घंटे में 35 एनकाउंटर। वही सारी बातें हैं, ऑपरेशन तेज होता जा रहा है, 3 बदमाश मारे गए हैं। ये एनकाउंटर, ये ध्यान दीजिएगा, हरदोई, मथुरा, बरेली, गोंडा, इटावा, श्रावस्ती, लखीमपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, वाराणसी, फतेहपुर, कौशाम्बी, अमरोहा, रायबरेली, जौनपुर और मऊ समेत कई जिलों में हुए हैं। सबसे ज्यादा 7 एनकाउंटर मुजफ्फरनगर में दर्ज किए गए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ले जाता हूं इतिहास में। एनकाउंटर का सियासत का रिश्ता क्या है? क्या जब सत्ता कमजोर होती है, क्या जब कुर्सी छीनने का डर होता है, तो क्या एनकाउंटर की पौध उगाई जाती है? ये सवाल, इतिहास का सवाल है। मैं आपको ले जाता हूं बीपी सिंह के दौर में। बीपी सिंह जो इस देश के प्रधानमंत्री बने, जो इस देश के वित्त मंत्री बने, जो रक्षा मंत्री बने, लेकिन उसके पहले वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। और जब यूपी के मुख्यमंत्री बने तो ताबड़तोड़ इनकाउंटर हो रहे थे उस जमाने में भी। क्यों हो रहे थे? क्योंकि जैसे आज है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा वो योगी आदित्यनाथ ने बना रखा है, सबसे बड़ा हमारी सरकार का मेन स्टे यही है। तमाम दिक्कतें होती हैं तो कहते नहीं लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छा है जो यहाँ बताया जाता है इस सरकार में। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ इसी प्रदेश के लिए कह चुका है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उस समय जब वीपी सिंह यहाँ मुख्यमंत्री बने तो उसमें डकैतों का आतंक छाया हुआ था। तो वीपी सिंह ने कहा, ये पूछा अपने किसी सहयोगी से कि सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर क्या है। सहयोगी ने कहा कि डकैत हैं। आप अगर डकैतों को खत्म कर देंगे तो आपकी लार्जर देन लाइफ इमेज हो जाएगी। नेता और क्या चाहता है? नेता चाहता है कि लार्जर देन लाइफ इमेज हो। लार्जर देन लाइफ इमेज कैसे होती है? एक मुद्दे से होती है। एक मुद्दा उठाइए और उसको एकदम आप टॉप तक ले जाइए। वीपी सिंह को लगा कि अगर डकैतों का मैं सफाया कर दूंगा तो तमाम जो चैलेंज है, और वीपी सिंह को सबसे अधिक चैलेंज कहां था? अपनी कांग्रेस से ही था। वीपी सिंह, नारायण दत्त तिवारी, श्रीपत मिश्रा, वीर बहादुर सिंह, तमाम अंदर से लड़ाई चल रही थी। मुख्यमंत्री बनने के लिए मार मची हुई थी। वीपी सिंह, चूंकि वीपी सिंह पर गांधी परिवार का हाथ था इसलिए वो मुख्यमंत्री बन गए। मगर सवाल यही था कि कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, चूंकि कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री अपने टर्म पूरा नहीं कर पाया। आप इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। जितने भी मुख्यमंत्री बने, पंडित गोविंद बल्लभ पंत से लेकर के वीपी सिंह, एनडी तिवारी, श्रीपत मिश्रा, कमलापत त्रिपाठी, जितने भी बीच में आए गए, कोई भी ऐसा नहीं था जो अपना कार्यकाल पूरा कर सका हो। सबको बीच में विदा होना पड़ा है।
तो वीपी सिंह के सामने चुनौती थी कि मैं कैसे कार्यकाल पूरा करूं, तो ये रखा गया कि नहीं एनकाउंटर करेंगे। मगर हुआ क्या, बदले में भाई की भी हत्या हुई। उस दौर में क्या हुआ था मैं आपको वो बता रहा हूं। यूपी की समस्या मिटाने निकले। जून 1980 वीपी सिंह शपथ ले चुके थे और जब शपथ लिया उन्होंने, तो अमेठी के संजय सिंह आप जानते होंगे, अमेठी के नेता हैं, अब बीजेपी में आ गए। उन्होंने उनसे पूछा कि संजय मैं ऐसा क्या कर दूं कि मेरा नाम इतिहास में अमर हो जाए और मैं मजबूत हो जाऊं। सबसे संजय सिंह ने कहा कि डकैतों का सफाया कीजिए, सबसे बड़ी चैलेंज है वो। वीपी सिंह ने डकैतों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान 14 फरवरी 1981 को बेहमई का नरसंहार हो गया, जिसमें 20 ठाकुरों को मार डाला गया। फूलन देवी ने ये पूरा घटना जो हुई, फूलन देवी की अगुवाई के गिरोह ने हमला किया और ये हुआ। और उसके बाद वीपी सिंह पर दबाव काफी बढ़ा। वीपी सिंह पर मुलायम सिंह यादव ने आरोप लगाया। मुलायम सिंह ने क्या कहा, अब देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं कैसे एनकाउंटर सत्ता की राजनीति में कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अभी देखिए मुलायम सिंह ने वीपी सिंह के बारे में कहा कि पिछले 100 साल में भी इतने लोग एनकाउंटर में नहीं मारे गए जितने पिछले 1.5 साल में मारे गए हैं। ये वही कहानी है। अब आज आप देखिए योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में भी यही आरोप है कि जमकर के एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर हुए हैं। और आरोप ये भी है कुछ जगहों पर हुए हैं, कुछ जगहों पर नहीं हुए हैं। कुछ को तो गोलियां चली और कहीं पर अभेदान का कवच है, ये भी आरोप है इस रिजीम में। उस रिजीम में क्या था कि मुलायम सिंह यादव ने कहा कि 100 साल, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता थे और जिस बेल्ट से वो आते थे, इटावा की जो बेल्ट थी, इटावा, मैनपुरी, एटा, औरैया, ये वो बेल्ट थी जहां पर ये दस्यू गैंग का काफी असर था। अब मुलायम सिंह यादव लगातार इसी बात पर लड़ाई लड़ रहे थे कि आप एनकाउंटर कर किसका रहे हो, डकैत मार रहे हो या फिर डकैतों के नाम पर आप नंबर बढ़ा रहे हो। ये उस समय का एक बड़ा पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट था, आज भी है, आज भी यही फ्लैश पॉइंट है। तो इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने 418 लोगों की सूची सौंपी जो कथित तौर पर फेक एनकाउंटर में मारे गए थे। अब देखिए उस दौर में क्या रिसर्च का लेवल था ना। उस दौर में कोई गूगल, इंटरनेट, तमाम सब चीजें किनारे, मुलायम सिंह यादव ने 418 लोगों की सूची सौंप दी जिन्हें कथित तौर पर फेक एनकाउंटर में मारा गया था। ये उस दौर की लड़ाई थी। वीपी सिंह निशाने पर थे, मुलायम सिंह यादव इधर थे। अब देखिए वही चीज, इधर अखिलेश यादव, उधर योगी आदित्यनाथ। और ये भी एक बड़ा ही संयोग है कि जाति का कॉम्बिनेशन भी दोनों तरफ से एग्जैक्ट वही है, यानी कि वीपी सिंह, योगी आदित्यनाथ, दोनों ही ठाकुर मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। और चूंकि उस समय यह आरोप लगाया गया था, उस समय वीपी सिंह पर आरोप लगे थे और उस वक्त भी मुलायम सिंह यादव ने फेक एनकाउंटर की लिस्ट जारी की थी। कैसे इतिहास अपने आप को दोहराता है, हम आपको वो कहानी दिखा रहे हैं। और इसके बाद क्या हुआ, डकैतों का शिकार हुए वीपी सिंह के भाई। इधर वीपी सिंह ने अभियान छेड़ रखा था, उधर डकैत भी बदला लेने की तैयारी में थे। वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे, उनकी सिक्योरिटी ब्रीच की दी जा सकती थी। तो डकैतों ने रास्ता क्या अपनाया कि डकैतों ने उनके भाई जस्टिस चंद्रशेखर प्रसाद सिंह और उनके 14 साल के बेटे की हत्या कर दी। वीपी सिंह के भाई जो थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे। जस्टिस चंद्रशेखर प्रसाद सिंह की हत्या हुई, पूरे प्रदेश में हलचल मच गई, पॉलिटिकल कोहराम छा गया। वीपी सिंह पर और ज्यादा आरोप लगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है। वीपी सिंह, ये घटना थी मार्च की। जून में उसके बाद फिर एक घटना घटती है 27 से 28 जून के बीच में, जब डकैतों के गिरोह ने कानपुर में 10 यादवों को गोलियों से भून डाला। मैनपुरी में कथित डकैतों ने अनुसूचित जाति के सदस्यों की भी हत्या कर दी। ठीक उसी दिन वीपी सिंह ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को ये कहते हुए भेजा, ये मैं आपको ध्यान दूंगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्या कहा, लोग परिणाम चाहते हैं ना कि बहाना, और अनिश्चित काल तक परिणामों की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। लोग मेरी नाकामी की कीमत क्यों चुकाएं। 28 जून को वीपी सिंह ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अब ये पूरी कहानी जब आप देख रहे हैं तो इससे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एनकाउंटर का पॉलिटिकल कनेक्शन क्या होता है। वीपी सिंह के ज़माने में भी था, वही कनेक्शन आज भी है। जिस समय में एनकाउंटर दर एनकाउंटर हो रहे हैं उस समय ये सवाल लगातार उठ रहा है कि यूपी में बड़ा बदलाव हो सकता है, यूपी में सत्ता का ऊंट करवट बदल सकता है। योगी आदित्यनाथ, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि आंतरिक असंतोष के शिखर पर बैठे हुए हैं। असंतोष बाहर की बात तो छोड़ दीजिए, अंदर का, अपने नेताओं का, विधायकों का, सांसदों का
मंत्री तक धरना दे रहे हैं, ये स्थिति है। और साथ में जो दूसरी समस्याएं हैं, कार्यकर्ताओं का प्रशासन के साथ में टकराव, करप्शन के संगीन आरोप, खुद योगी आदित्यनाथ के अपने विभागों में सूचना, खनन, औषधि नियंत्रण, जीएसटी, होम, इन सब में एक के बाद दूसरे गंभीर आरोप लग रहे हैं और ऐसे में योगी चारों ओर से घिरे हुए हैं। तो ये जो इनकाउंटर हो रहे हैं, अब सवाल ये है कि इनका इस असुरक्षा से क्या रिश्ता है योगी आदित्यनाथ की। अचानक से इतने सारे इनकाउंटर कैसे शुरू हो गए, उस समय कैसे शुरू हो गए जब पूरे देश में बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में बदलाव की आंधी चल रही है। ये कहानी बहुत रोचक है, बहुत दिलचस्प है। कुछ बातों के जवाब हम देने में आज सक्षम हैं, कुछ बातों के जवाब वक्त देगा, क्योंकि जिन सवालों के जवाब आज नहीं होते हैं उनके जवाब वक्त देता है, भले ही उसमें थोड़ा वक्त लगे। सो टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, यूपी की राजनीति का ये सबसे रोमांचक दौर है, सो एक एक घटनाक्रम पर नज़र बनाए रखिएगा।